नमस्कार मित्रों, मैं आज लेकर आया हूँ आरबीएससी 10th क्लास अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों, आज इस अध्याय को अगर पढ़ लोगे तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और साथ के साथ नोट्स उतारते रहना, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा और आपकी 100% मार्क्स आने की गारंटी है। तो चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करें हम तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा नए गुणधर्म वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के प्राप्त होने के बाद में जो गुणधर्म या जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध क्या है, अभिकारक है। दूध क्या है, ये अभिकारक है, और दही क्या है, उत्पाद है। जैसे आइए चलते, श्वसन या सांस लेना, पाचन, लोहे पर जंग का लगना इत्यादि ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अब अन्य उदाहरण में चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है, तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये ज्वलनशील ऑक्साइड की उपस्थिति में जलता है। Mg+O2 ये मिलकर बनाता है Mg। तो ये क्या है, Mg+O2 क्या है, अभिकारक है, एवं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये उत्पाद है। अब रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, तो इस अभिक्रिया की पहचान करने के लिए चार मुख्य कारक होते हैं। एक, तापमान में परिवर्तन, किसी न किसी तरीके से तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे तापमान का घटना या बढ़ना, या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होने से उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। नंबर 3, रूप में परिवर्तन। और नंबर 4, स्वाद में परिवर्तन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कारक है, किस प्रकार रासायनिक। अब रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें हम तो पहले देखते हैं इसकी परिभाषा या केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने वाले समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने वाले समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों, जैसे लोहे का संकेत Fe है, ऑक्सीजन का O है, उसी प्रकार हीलियम का He है, उस प्रकार उनके संकेतों द्वारा दर्शाना ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण में दो या दो से अधिक अभिकारक या दो या दो से अधिक उत्पाद के बीच धन यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे Mg ये +O2, तो ये प्लस का चिन्ह लगाते हैं। साथ ही अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अब ये तीर का MgO2 आएगा, उससे पहले तीर का निशान लगाया जाएगा। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शब्द समीकरण, और 2, रासायनिक समीकरण। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, ये अभिकारक हो गए, उत्पाद हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, शब्द
समीकरण, क्योंकि ये शब्दों में लिखा हुआ है। अब सांकेतिक समीकरण क्या हुआ? मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg, एवं ऑक्सीजन गैस का क्या है? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत क्या हो गया? MgO। तो यह क्या होते हैं? सांकेतिक समीकरण। आगे चलते, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। मुख्य रूप से 6 चरण होते। अब चलते हम चरण पष्ट पे। चरण पष्ट क्या कहता है? सर्वप्रथम अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों का रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जैसे Fe+H2O, लोहा प्लस 2 अणु हाइड्रोजन के एवं ऑक्सीजन, यानी ये किसका हो गया? जल। लोहा एवं जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? Fe3O4 फेरस ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब चरण 2 में चलते। अब अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को बॉक्स में बंद कर देते हैं। नंबर 3, इसके बाद सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या सारणी में नोट करते कि जैसे ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, जैसे O2 है तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, H4 है तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, O3 है तो ऑक्सीजन के 3 हो गए। इस प्रकार इनके सभी के परमाणुओं की संख्या सारणी में नोट कर लेते हैं। जैसे अभिकारक है Fe की 1 है, परमाणु की संख्या, उत्पाद यानी अभिकारक है ना, अभिकारक में Fe की 1 है एवं उत्पाद में Fe की 3 है। अभिकारक में हाइड्रोजन की 2 है एवं उत्पाद में भी हाइड्रोजन की 2 है। अब अभिकारक यानी फर्स्ट में ऑक्सीजन 2 है, सेकंड में ऑक्सीजन 4 है, तो इनको संतुलित करना पड़ेगा। चरण 4 आ जाते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करते हैं। इसी तरह से अन्य तत्वों को भी संतुलित करते, जैसे मान लेते 3Fe+4H2O। यहाँ पे Fe के अणु कितने हैं? 3। इधर भी हो गए 3। यहाँ H के अणु कितने हैं? 2 ये और 4 ये, 2 और 4 8, तो इसके 8 हो गए और ऑक्सीजन का 1 है। यहाँ इधर ऑक्सीजन का 4 हो गया इसमें, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। Fe के 3 है, इधर भी 3 है, और यहाँ पे कितने हो गए? हाइड्रोजन के 8 हो गए और इधर भी 8 है। तो अब इनको संतुलित करना है। इस अभिक्रिया में सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व ऑक्सीजन है, अतः सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। चरण 5, इस तरह अभीष्ट संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसे 3Fe+4H2O, Fe3O4+4H2, ये इसका क्या हो गया? समीकरण। इस विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हीट एंड ट्रेल विधि कहलाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट एंड ट्रेल विधि क्या है, या इस तरह से जैसे ये अभिक्रिया मैंने बताया आपको, इस तरह से रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रेल विधि कहते हैं। चरण 6, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों की अवस्था को पदार्थ के बगल और उत्प्रेरक ऊष्मा ताप आदि को तीर के ऊपर नोट कर लेते हैं। जैसे हम ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड, या ठोस का संकेत क्या होता है? S। द्रव का होता है L, क्योंकि इसको लिक्विड कहते हैं। गैस का होता है GAS, गैस। 3Fe+, अब S, ये Fe क्या है? ठोस है, क्योंकि ये लोहा है, तो इसका संकेत क्या हो गया? S, सॉलिड हो गया। 4H2O, जल क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव होता है। Fe3O4, फिर ये ठोस हो गया, फेरस ऑक्साइड प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस हो गई। अब जैसे मानते प्रश्न आ गए हमारे पास, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इन दोनों क्वेश्चनों को करना, एवं फिर अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के
बताना। जैसे अगर मान लो अब हम कर ही लेते हैं, जैसे HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस H2O। अब इधर HNO3 हाइड्रोजन 1 और 2, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2 और 1 इधर हो गए, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर है एवं 1 हाइड्रोजन इधर है, तो ये 2HNO3 प्लस CaOH2 ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार इन दोनों को भी करना है, तो आप उसको संतुलित करना है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, किसे कहते हैं, इस बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। प्रथम नंबर है संयोजन एवं योगात्मक या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसका फॉर्मूला सूत्र देखिए तो संयोजन जैसे A+B मिलकर क्या C बनाते हैं, तो यही संयोजन 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। A+B मिलकर क्या करेंगे C का निर्माण करेंगे। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु एवं ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, H2O ये जल बन गया, तो ये क्या है संयोजन अभिक्रिया है। अब नाइट्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर क्या NH3 अमोनियम का निर्माण करते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये कौन हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। अब नंबर 2 आ जाती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, यह किसे कहते हैं। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी 2 अभिकारक टूटकर एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A टूटकर B+C का निर्माण करता है। जैसे ये फॉर्मूला A ये टूट गया, फिर B और C का निर्माण कर रहा है। जैसे चूना पत्थर का अपघटन CaCO3 ये है चूना पत्थर। अब ये CaCO3 क्या टूटकर किस में परिवर्तित हो गया CaO+CO2 में, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई वियोजन अभिक्रिया या टूटना। अब चलते हैं नंबर 2 पे, जल का अपघटन। 2H2O ये जल था, ये टूटकर H2 एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गया 2H2+O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन H2O+O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटकर किसका निर्माण करते हैं H2O यानी जल और ऑक्सीजन का। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। अब वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया भी कई तरह से होता है। जैसे ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा पाकर किसी पदार्थ का टूटना ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे अगर किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है और ऊष्मा देने के बाद अगर वो टूटता है तो उसे क्या कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन के एग्जाम्पल देख लो 2FeSO4। अब जैसे इनको ऊष्मा देते हैं, यहाँ पे ऊष्मा ये किसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में
टूट जाता है, तो ये क्या होता है, उष्मीय वियोजन। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको उष्मा दी जाती है तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब नंबर 2 आते हैं प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे मान लो अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई अभिक्रिया टूट रही है या उसका वियोजन हो रहा तो वो क्या कहलाती है, प्रकाशीय वियोजन। जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये प्रकाशीय वियोजन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में Ag+Cl2 में यानी चांदी और क्लोराइड में वियोजित हो जाती है। अब Ag+Br2 में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत वियोजन नंबर 3, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे विद्युत धारा देकर हम अगर किसी अभिक्रिया को तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन कहलाती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं विद्युत वियोजन के। 2H2O, अब ये है दो अणु किसके हैं, जल के हैं। ये किस में टूट जाएंगे विद्युत वियोजन देने पे, 2H2 दो अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में। अब विस्थापन अभिक्रिया में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो जैसे मान लो कोई भारी व्यक्ति या अधिक पावरफुल व्यक्ति है, वो धक्के मारकर कम पावरफुल व्यक्ति या हल्के व्यक्ति को दूर हटा देता है, उसी प्रकार ये अभिक्रिया है जो कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण से निकाल देता है या विस्थापित कर देता है। इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब अपनी जगह से हटा देना। तो इसको इस प्रकार समझो कि एक पावरफुल व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को धक्के देकर बाहर दूर हटा देना, यही विस्थापन अभिक्रिया है। आगे जैसे इसके उदाहरण CuSO4+Fe। अब ये Fe ना, ये Fe है ना, ये Fe Cu से अधिक पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, इस Cu के धक्के लगा के दूर फेंक देगा और उसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो यहाँ देखो Cu को हटा दिया, कॉपर को, ये इसकी जगह खुद आ गया। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, FeSO4+Cu होगी। अब इसी प्रकार देखो CuSO4Zn, अब ये जिंक सी कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, तो ये कॉपर को हटा देगा और उसके स्थान पर खुद आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, Zn+SO4 जिंक सल्फेट, और ये कॉपर दूर चला जाएगा। अब चलते हैं इसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उत्पाद, इसका उत्पाद इधर आ जाता है और इसका उत्पाद जैसे इसका इधर आ जाता है और इसका इधर आ जाता है, इसके विस्थापन से जो अभिक्रिया या उत्पाद का निर्माण होता है वही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4+BaCl2। अब ये Ba जाके SO4 के साथ मिल जाएगा, ये BaSO4 के साथ मिल जाएगा जाके, और ये Na2 किसके साथ, ये Na2 किसके, Cl के साथ मिल जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, BaSO4+NaCl,
ये NaCl नमक हो जाएगा, ये बेरियम सल्फेट का हो जाएगा। आगे चलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। जैसे उत्पाद का निर्माण होगा, जैसे A+B से A+B मिलकर C का निर्माण कर रहे हैं, तो उस C के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसे ग्रेफाइट का वायु में जलना, C+O2 CO2+94.0 कैलोरी का निकलती है, तो ये ध्यान रखना। अब ऊष्माशोषी एंडोटर्मिक रिएक्शन, ये क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी उस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो कौन सी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और ये ऊष्मा का अवशोषण करती है। जैसे N2+O2 प्लस 45 किलो कैलोरी NO2 का निर्माण होता है इससे। जैसे कार्बन प्लस H2 प्लस 200 किलो कैलोरी, इससे NCH2 का निर्माण। ऑक्सीजन का अपचयन, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या होती है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या? जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है, जैसे O2 था तो O वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे H4 था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? H3 या H2 या H0, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। जैसे Cu+O2, ये Cu+H2, Cu+H2O, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। C+O2 CO2 Mg+O2, ये दोनों मिलकर क्या? Mg का निर्माण, MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के विपरीत हो जाएगी। उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, उसमें ऑक्सीजन प्लस में हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन माइनस यानी कमी हो रही है। उसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही थी माइनस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे N2+H2 NH3, Cu+O2 CuO हो जाएगा, Na+O2 Na2O हो जाएगा, V2O5 प्लस Ca V+CaO ये हो जाएगा। अब चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना। क्या? रेड प्लस ऑक्स, रेड का मतलब रिडक्शन यानी अपचयन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। आगे चलते हैं, जैसे उदाहरण पे चलते हैं। Cu+O2 CuO, इस अभिक्रिया में Cu का ऑक्सीकरण CuO में और O2 का अपचयन CuO में हो रहा, इसलिए ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, वह क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अन्य उदाहरण Mg+O2 MgO। रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का संक्षारण को रोकने के लिए, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी, जल इत्यादि के संपर्क में आता है तो
वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। ये क्रिया ही संक्षारण कहलाती है। अब संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी, जल आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। ये क्रिया ही क्या कहलाती है? संक्षारण। जैसे किसी को खुले में छोड़ दो धातु को, जैसे लोहे को छोड़ दो तो उस पर धीरे धीरे जंगा आ जाएगा, तो वो जंगाना ही क्या होता है? संक्षारण होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। जंग लगने पर लोहे का भार हमेशा बढ़ता है। पीतल की थाली का हरा हो जाना, चांदी के वस्तुओं का काला हो जाना। ये किसके उदाहरण है? संक्षारण के उदाहरण है। अब चलते हैं संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण रोकने के कई उपाय होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। एक, ग्रीस लगाकर भी संक्षारण को रोका जाता है। जैसे हम लोहे की किसी वस्तु पे ग्रीस लगा देते हैं तो वो क्या है? परत बन जाती ग्रीस की, जिससे वो जल या अन्य कोई चीज़ें उसके संपर्क में नहीं आ पाती है और उससे क्या हो जाता है? संक्षारण नहीं लगता। पेंट लगाकर, पेंट करने पर भी वो उसके संपर्क में नहीं रहता। तेल लगाकर एवं गैल्वेनीकरण के द्वारा। आगे चलते हैं विकृत गंधिता। वसा युक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में रखने पर स्वाद, रंग एवं गंध का परिवर्तन होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। जिससे तेलीय पदार्थ होते हैं, कोई भी मान लो, जैसे अचार मान लो, हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, वो थोड़ी देर में क्या होता है? घूमता है और उसके स्वाद एवं रंग में परिवर्तन हो जाता है एवं उसके ऊपर फफूंद की तरह जैसे इस प्रकार की आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे रोटी पर फफूंद का लगना, भोजन को अधिक समय तक रखने पर खराब हो जाना इत्यादि है। ये विकृत गंधिता रोकने के उपाय। विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर वायु न हो। जिससे विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को उस स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पे कुछ हवा, वायु न हो। विकृत गंधिता से रोकने के लिए ही चिप्सें की थैलियाँ में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अब विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या क्या हैं? तो इसको क्या क्या उपाय? एक, फ्रिज में रख कर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करके, या प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन 2 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद दोस्तों।